बेहतर। और नेक्स्ट है टॉपिक प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन CH4 होती है और ये आसानी से जलती है और ऊष्मा उत्पन्न करती है और ये हाइड्रोजन गैस का भी एक अच्छा स्रोत है और ये खनिज तेल के साथ ही उपस्थित होती है। और इस गैस के संबंध में सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि इसे घर तथा कारखानों में सीधा जलाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। और मीथेन के अतिरिक्त प्राकृतिक गैस में एथेन, प्रोपेन, प्रोटेन, पेंटेन तथा अल्प मात्रा में अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन का उपयोग उर्वरकों यूरिया के उत्पादन हेतु भी किया जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित करके CNG के रूप में भी भंडारित किया जाता है। और प्राकृतिक गैस के स्रोत भी भूगर्भ में सीमित मात्रा में ही राज्य के बाड़मेर एवं जैसलमेर क्षेत्र में प्राकृतिक गैसों के विपुल भंडार मिले हैं। फिर है क्लेथ रेट। समुद्र की तलहटी में भारी मात्रा में जमा ईंधन। यह ईंधन बर्फ की शक्ल में पूर्णतः पारदर्शी है जो कि मूल रूप से पानी के अणुओं में बर्फ फंसी हुई मीथेन गैस है। और ये बर्फनुमा कैथे कैथे कैलेथ्रेट 35 डिग्री तापमान पर भी नहीं पिघलता है। फिर आदर्श ईंधन के लक्षण है। इसमें एक तो उच्च ऊष्मीयमान, फिर उचित दहन ताप, फिर दहन की संतुलित दर, अज्वलनशील पदार्थों की मात्रा कम होना, दहन के उपरांत विषैले पदार्थों की अनुपस्थिति और सुलभ तथा पर्याप्त उपलब्धता, कम मूल्य, भंडारण तथा परिवहनों में आसानी। फिर है महत्वपूर्ण तथ्य। ईंधन का दहन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। विश्व का पहला तेल का कुआं पेनिसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 ईस्वी में ड्रिल किया गया था और 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। और भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी कृष्णा नदियों के बेसिन तथा राजस्थान के रेगिस्तान में पाया जाता है। कार्बनीकरण मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। और परिष्करण पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों प्रभावों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। पेट्रो रसायन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं और इनका उपयोग अपमार्जक रेसे, पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक आदि, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के उद्योगों निर्माणों में किया जाता है। बहुत ही अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बायोडीजल दिवस 10 अगस्त को होता है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है। निम्न में से जीवाश्म ईंधन नहीं है जो। इसमें चार है पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और केरोसिन और लकड़ी। तो इसमें लकड़ी नहीं है। नेक्स्ट में प्राकृतिक गैस में बायोगैस का प्रमुख अवयव है। उत्तर है इसका मीथेन। नेक्स्ट में बायोगैस में बनाई जाती है। उत्तर है उक्त 1 और 2 दोनों से, कूड़े करकट आदि से और जानवरों एवं मानव के अपशिष्ट पदार्थों से। नेक्स्ट है चारकोल बनाया जाता है। उत्तर है इसका वायु की कम उपस्थिति में लकड़ी को जलाकर। नेक्स्ट में वायु मास में शामिल है। उत्तर है इसका उक्त सभी हैं। एक तो शहरों का ठोस कचरा, दूसरा है वन एवं कृषि उद्योग आधारित अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि सरसों की भूसी, गन्ने की खोई आदि, और तीसरा चावल की भूसी और विलायती बबूल। नेक्स्ट है बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। उत्तर है इसका जेट्रोफा से। नेक्स्ट है निम्न से जीवाश्म ईंधन है। उत्तर है इसका कोयला। नेक्स्ट है द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव है। उत्तर है ब्यूटेन। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन को जलाने पर उत्पन्न गैस है। उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। और नेक्स्ट है क्लेथरेट कहाँ पाया जाता है। उत्तर है इसका समुद्र में। नेक्स्ट है आदर्श ईंधन के लक्षण है। उत्तर है उक्त सभी हैं। एक तो उच्च ऊष्मीय तापमान, दूसरा दहन की संतुलित दर और तीसरा कम मूल्य। नेक्स्ट है मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कहते हैं। उत्तर है इसका कार्बनीकरण। नेक्स्ट है जेट्रोफा निम्न में से किसे कहा जाता है। उत्तर है इसका रतन जोत को। नेक्स्ट है CNG के रूप में कौन सी गैस संपीड़ित किया जाता है। उत्तर इसका प्राकृतिक गैस को। नेक्स्ट द्रवित प्रश्न है काला सोना किसे कहा जाता है। उत्तर पेट्रोलियम को। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा कोयला सर्वोत्तम होता है। उत्तर है एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट है राजस्थान में मुख्यतः कौन सा कोयला पाया जाता है। उत्तर है इसका लिग्नाइट। नेक्स्ट जंगली अरंड किसे कहा जाता है। उत्तर है इसका रतन जोत को। दैट्स ऑल। अब है नेक्स्ट टॉपिक ऊर्जा। कार्य कर सकने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक जूल या फिर न्यूटन मीटर होता है। 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1J होती है। और इस प्रकार से ऊर्जा का मात्रक वही है जो कि कार्य का है। और ऊर्जा एक अदिश राशि होती है। और नाभिकीय भौतिक में ऊर्जा का एक अन्य मात्रक भी उपयोग में लाया जाता है और इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इसे EV से दर्शाते हैं। E स्मॉल और V कैपिटल लेटर वाली से दर्शाते हैं। और जूल में इसका संबंध निम्न होता है। जैसे LeV बराबर 1.6 इंटू 10 की घात -19 जूल। ऊर्जा को किलोवाट घंटा में भी नापते हैं। यह ऊर्जा का एक व्यावसायिक मात्रक है। 1 किलोवाट बराबर 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। मनुष्य व जंतुओं के साथ साथ निर्जीवों
में भी ऊर्जा होती है। बहते हुए पानी, हवा, कोयले, भाप, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि में भी ऊर्जा होती है। जेम्स प्रेस्कॉट जूल 1818 से 1889 ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी जो कि विद्युत व ऊष्मा गति के अनुसंधानों के लिए प्रसिद्ध हुए हैं, उन्होंने ऊर्जा संरक्षण नियम का भी सत्यापन किया। ऊर्जा तथा कार्य के मात्रक का नाम जूल नहीं के जूल उन्हीं के सम्मान में रखा गया है। फिर ऊर्जा के प्रकार। पहला, यांत्रिक ऊर्जा। जब किसी भी ऊर्जा वस्तु में ऊर्जा वस्तु की गति के कारण भी अथवा किसी भी बल क्षेत्र में उसकी स्थिति या फिर उसके अभिविन्यास के कारण होती है तो उस वस्तु में इस प्रकार से उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे गतिशील गोली की ऊर्जा, गतिशील वायु की ऊर्जा, वॉल पेन में लगी छोटी स्प्रिंग की ऊर्जा और छत पर स्थित पानी के टैंक में पानी की ऊर्जा आदि। और किसी भी निकाय की स्थितिज ऊर्जा P एवं गतिज ऊर्जा K का योग निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा E से होती है और अर्थात E बराबर K प्लस P। अतः यांत्रिक ऊर्जा को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। गतिज ऊर्जा। ए, किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गिरता हुआ नारियल, गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर और उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ पानी और बहती हुई हवा, दौड़ता हुआ खिलाड़ी और चलती हुई कार व बस आदि सभी में गतिज ऊर्जा विद्यमान है। और किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ में बढ़ती है। गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक और अदिश राशि होती है। किसी भी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होती है। इस प्रकार से किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा का मापन उस कार्य से किया जाता है जो कि गतिशील वस्तु को स्थिर अवस्था तक लाने में या फिर किसी स्थिर वस्तु को गतिशील अवस्था में लाने में किया जाता है। अर्थात गतिज ऊर्जा स्थिर वस्तु को गतिशील करने में भी किया गया कार्य है। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील होती है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा k बराबर 1/2 m, फिर कोष्टक में v पॉइंट v या k बराबर 1/2 mv स्क्वायर। अतः गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके वेग में परिवर्तन के वर्ग के अनुपात में बढ़ती है। फिर है बी, स्थितिज ऊर्जा। किसी भी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को इसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे किसी भी खिलौना कार में चाबी भर करके उसके अंदर कमानी में स्थानांतरित की गई ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में भी संचित हो जाती है। किसी भी रबड़ बैंड को खींचने पर बैंड में स्थानांतरित की गई ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में भी संचित हो जाती है। धनुष की डोरी खींच करके आकृति में परिवर्तन के कारण उसमें संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है और छत पर रखी पानी की टंकी में भरे पानी के दबाव के कारण भी स्थितिज ऊर्जा होती है। फिर एक गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। किसी भी वस्तु की किसी भी ऊंचाई तक उठाने में उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है और जिसका कारण है कि उसको ऊपर उठाने में इस पर गुरुत्व बल के विरुद्ध में कार्य किया जाता है। इस प्रकार से उस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा की उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। अन्य शब्दों में गुरुत्वीय क्षेत्र में अपनी स्थिति के कारण भी किसी भी पिंड अथवा निकाय में निहित ऊर्जा उस पिंड को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। किसी भी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा EP बराबर mgh का है, जहां mg बराबर वस्तु को उठाने में लगा हुआ आवश्यक न्यूनतम बल, h बराबर ऊंचाई विस्थापन है और किसी भी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा किसी भी बल के अंतर्गत एक अवस्था में से दूसरी अवस्था में तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापी जाती है। फिर स्थितिज ऊर्जा की विशेषताएं हैं। स्थितिज ऊर्जा का अदिश फलन है और स्थितिज ऊर्जा की अभिधारणा केवल आंतरिक संरक्षित वालों के लिए ही परिभाषित होती है और असंरक्षी बलों के लिए नहीं। फिर स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक या फिर धनात्मक हो सकती है और स्थितिज ऊर्जा का मान निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। बल क्षेत्र की प्रकृति के आधार पर भी स्थितिज ऊर्जा अनेक प्रकार की हो सकती है, जैसे कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और रासायनिक स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा आदि है। और स्थितिज ऊर्जा संपूर्ण निकाय का लाक्षणिक गुण है। फिर यांत्रिक ऊर्जा की मुख्य विशेषता है। यांत्रिक ऊर्जा का मान निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है और कुछ अवस्थाओं में तो यांत्रिक ऊर्जा केवल स्थितिज ऊर्जा हो सकती है तो कुछ अन्य अवस्थाओं में यह केवल गतिज ऊर्जा ही हो सकती है। फिर यदि गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा दोनों शून्य हो तो यांत्रिक ऊर्जा अवश्य शून्य होगी, लेकिन यदि यांत्रिक ऊर्जा शून्य हो तो यह आवश्यक नहीं है कि ये गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा शून्य ही हो। वे बराबर तथा विपरीत भी हो सकते हैं, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक भी हो सकती है। यदि किसी भी निकाय की यांत्रिक ऊर्जा ऋणात्मक है तो निकायबद्ध अवस्था में कहलाता है। उदाहरणार्थ परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाकर इलेक्ट्रॉन ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता
उपग्रह आदि है। फिर बी है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक क्रियाओं से मिलने वाली ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। भोजन पकाने के लिए भी ईंधन के रूप में भी रसोई गैस, लकड़ी, कोयला व केरोसिन का उपयोग करते हैं। इसमें रासायनिक ऊर्जा संचित होती है। फिर है प्रकाश ऊर्जा। विकिरण ऊर्जा के दृश्य भाग को प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। वस्तुओं को देखने में प्रकाश ऊर्जा काम आती है और प्रकाश ऊर्जा हमें सूर्य जलते हुए विद्युत बल्ब और मोमबत्ती, दीपक, लालटेन आदि से मिलती है। और फिर ऊष्मा ऊर्जा। तापमान में वृद्धि करने से उत्पन्न ऊर्जा की ऊष्मा ऊर्जा कहलाती है। ईंधन को जलाकर व सूर्य से हम ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त करते हैं और हम पानी गर्म करने और भोजन पकाने के लिए ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जेम्स वाट ने ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग करके भाप इंजन का आविष्कार किया था और इसमें ऊष्मा ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है। फिर विद्युत ऊर्जा। विद्युत के उपयोग से उत्पन्न ऊर्जा ही विद्युत ऊर्जा है। फिर एफ चुंबकीय ऊर्जा। चुंबक में विद्यमान ऊर्जा से उत्पन्न ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा कहलाती है। और फिर जी ध्वनि ऊर्जा। विभिन्न प्रकार की ध्वनि ऊर्जा का ही रूप है। फिर है परमाणु ऊर्जा। नाभिक में नाभिकीय कणों के मध्य कार्यरत नाभिकीय बलों के कारण भी निहित ऊर्जा को नाभिकीय या फिर परमाणु ऊर्जा कहते हैं। परमाणु ऊर्जा नाभिकीय विखंडन में नाभिकीय विसंलयन से प्राप्त होती है और नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम 235, थोरियम, प्लूटोनियम इत्यादि के परमाणु विखंडन के माध्यम से परमाणु ऊर्जा प्राप्त की जाती है। और नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिकीय को जोड़कर के एक भारी नाभिकीय बनाया जाता है, जिसमें कि हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन समस्थानिकों में हीलियम उत्पन्न की जाती है और जिसमें कि विशाल ऊर्जा निकलती है। संलयन अभिक्रियाओं के लिए भी आवश्यक ईंधन ड्यूटेरियम है और इन क्रियाओं के लिए अति उच्च ताप लगभग 10 की घात 7 डिग्री केल्विन की आवश्यकता होती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य एवं अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है और नाभिकीय विखंडन द्वारा भी परमाणु शक्ति गृहों में विशाल मात्रा में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन भी होता है। फिर है नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों के प्रतिष्ठान की अत्यधिक लागत पर्यावरणीय प्रदूषण का प्रबल खतरा है तथा यूरेनियम की सीमित उपलब्धता वृहत स्तर पर नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग को सीमित बना देती है। जल ऊर्जा। जल की ऊंचाई के से गिरकर के उसमें निहित ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं और इसे ही जल ऊर्जा या जल विद्युत कहते हैं। और इसके लिए उपयुक्त स्थान पर नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं और बांध के पास में ऊंचाई से पानी के टरबाइन पर गिरकर के उसे तेजी से घुमाया जाता है और जिससे कि विद्युत जनरेटर का आर्मेचर घूमता है। परिणामस्वरूप विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। और पवन ऊर्जा। वायु से संबद्ध गतिज ऊर्जा ही पवन ऊर्जा है और जिन स्थानों पर वर्ष पर्यंत तेज हवाएं चलती रहती हैं वहां पर वायु शक्ति का उपयोग पवन चक्की स्थापित करके किया जा सकता है। तेज हवा चलने से पवन चक्की का पहिया तेजी से घूमता है और इससे घूर्णन शक्ति की विद्युत उत्पन्न होती है और पवन चक्कियों के माध्यम से पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। और नवीनीकरण ऊर्जा का यह पर्यावरण हितैषी एवं दक्ष स्रोत है। और उसके बाद है सौर ऊर्जा। सूर्य की किरणों से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। ये ऊर्जा प्राप्ति का असीमित स्रोत है और भारत में सौर ऊर्जा की गैर परंपरागत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। और कुकरों और सौर हीटरों और सौर सेलों में सौर ऊर्जा इस्तेमाल होती है और सौर ऊर्जा की संग्रहित करके ताप और विद्युत ऊर्जा भी बदला जाता है। मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अनुसंधानों के क्षेत्र में सौर ऊर्जा का उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में भी किया जाता है। रेडियो अथवा बेतार संचार क्षेत्रों अथवा सुदूर क्षेत्रों में टीवी रिएक्टर रिले केंद्रों में भी सौर तेल पैनल उपयोग किए जाते हैं। और ट्रैफिक सिग्नलों परिकल्कों तथा बहुत से खिलौनों में भी सौर सेल लगे होते हैं। सौर सेलों का रखरखाव सस्ता होता है। इन्हें सुदूर अगम्य और ऐसे क्षेत्र बसे हुए क्षेत्रों में विस्थापित किया जा सकता है जहां की शक्ति संचरण के लिए केबल बिछाना अत्यंत खर्चीला और व्यापक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होता है। और फिर है सौर सेल द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। जब बहुत ही अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित करते हैं तो वह व्यवस्था सौर पैनल कहलाती है। सौर पैनल सेल बनाने में सिलिकॉन का उपयोग भी किया जाता है जो कि प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। और सौर सेलों को परस्पर संयोजित करके सौर पैनल बनाने में सिल्वर चांदी का उपयोग भी होता है। अब ऊर्जा का एक और रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण है। एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण सरलता से किया जा सकता है। परमाणु बिजली संयंत्र में ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है और भाप इंजन कोयले की रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सूखा सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन करने को ऊर्जा रूपांतरण कहते हैं।